वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। कैसे हैं आप सभी। जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है उसी की आज नेक्स्ट क्लास दैट इज सेवन क्लास में आज आपके साथ सेवन क्लास में मैं हूं, जिसमें आपके साथ लॉ ऑफ टॉट के और क्वेश्चंस डील करूंगा, क्योंकि टॉट के कुछ क्वेश्चन और बचे थे फिर डील करूंगा। और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ आगे के सेक्शन आगे की यूनिट्स को एक्सप्लोर करेंगे। ऐसे ही वीडियो को प्लीज शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को देता रहूं मैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, गिवन वैल्यू आर द टू स्टेटमेंट। दो ऐसे स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़िए असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या कहता है, इन द मैटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेज, मतलब फुल पूरा प्रिविलेज है, नो एक्शन लाइज फॉर डिफेमेटरी स्टेटमेंट। आपको जो डिफेमेशन है, मानहानि है, उसमें अगर आपका केस एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आ रहा है, मतलब पूरी छूट में आ रहा है, नो एक्शन लाइज फॉर डिफेमेटरी। तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो आपके अगेंस्ट आपने पब्लिश कराया है डिफेंडेंट ने, वो कोई गलत नहीं है। इवन थ्रो स्टेटमेंट इज फॉल्स भी है, मैलसेसली है, सॉरी मैलसेसली है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैटर ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेज में अगर है तो कोई भी गलती नहीं है। डिफेमेटरी स्टेटमेंट अगर फॉल्स भी है और विदाउट प्रॉपर इंटेंशन भी किया गया है तब भी प्रॉपर है, विदाउट मैलसियसली है, ठीक है। क्लियर। एक्चुअली मेरा थ्रोट में प्रॉब्लम है चलेगा, इसलिए थोड़ा सा ठीक क्लियर। तो अगला स्टेटमेंट कहता है स्टेटमेंट इज डिफेमेटरी और नॉट डिपेंड अपॉन। स्टेटमेंट सही है नहीं सही है, इट इज डिपेंड अपॉन द राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी आर लाइकली टू टेक इट। जो राइट थिंकिंग मेंबर है वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में बात होती है। तो आंसर है ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए और आर भी ट्रू है और आर कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, ठीक, ये बात है। तो ये बताइए क्या सही है इसमें। तो एजर्सन एंड रीजन दोनों सही है। अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में ऐसा बात, एब्सोल्यूट मतलब पूरी छूट, तो पूरी छूट में कोई भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट के अगेंस्ट कोई भी आप केस नहीं फाइल कर सकते, इवन इफ स्टेटमेंट फॉल्स भी है और विदाउट प्रॉपर इंटेंशन भी नहीं, तब भी नहीं कर सकते। और स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं, डिपेंड अपॉन द राइट थिंकिंग। तो फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि लेकिन आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है सही, क्योंकि अगर यहां पे लिखा होता क्या रीजन है ये मैलिशियसली होने के लिए या इस एब्सोल्यूट प्रिविलेज में ये फॉल्स है तब भी क्यों छूट मिल रहा है, अगर ये इसका रीजन होता तब ये सही होता, लेकिन ये नहीं है। इसलिए ए एंड आर अपने आप में सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर होता है, ठीक है। पूर्ण विशेषाधिकार, क्वालिफाइड पूर्ण विशेषाधिकार मतलब पूरी छूट है, इवन इफ स्टेटमेंट फॉल्स भी है तब भी सही है, इवन इफ स्टेटमेंट आपने विदाउट प्रॉपर इंटेंशन दिया तब भी हम आपको कोई पेश नहीं करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं इन द मैटर ऑफ प्रिविलेज, दैट इज स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में किए गए, जुडिशियल। अब पार्लियामेंट में एक एमपी दूसरे एमपी पर कोई बात भी कर रहे हैं, इवन इफ डिफेमेशन है, लेकिन वो तब भी कोई उसमें केस नहीं फाइल कर सकता, इवन इफ स्टेटमेंट फॉल्स भी है, मैलसियस तब भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये क्लियर है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज का यही मत, क्वालिफाइड प्रिविलेज में एक सर्कमस्टांसेस डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट मतलब पूरी छूट है, आप कुछ भी बोल सकते हो। देयर इज अ जनरल टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग, ये क्या करता है, ये जनरल टेस्ट डिसाइड करने के लिए वेदर डिफेमेशन है कि नहीं, ये जनरल टेस्ट है। तो ये ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है सोसाइटी का, उनको लगता है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये जनरल, ये इसका रीजन नहीं है, ये जनरल है। कोई स्टेटमेंट डिफेमेशन है कि नहीं तो वो सोसाइटी के जो राइट थिंकिंग मेंबर लगेंगे उसके बारे में, ये ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो ए एंड आर तो ट्री है, लेकिन ए और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन रिलेशन ऑफ द टू द डिफेंस ऑफ द टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। ठीक, अगला बताओ।
देखो फेयर कमेंट एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रादर देन, ये क्या लिखा है, व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इन रिलेशन टू डिफेमेशन ऑफ टॉर्ट और डिफेमेशन, क्या इसमें सही है। पहला फेयर कमेंट है ये। फेयर कमेंट मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट, इसमें से क्या सही है, क्या करेक्ट है। एक फेयर कमेंट का मतलब एन एक्सप्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट अदर देन, ये एक सिंपल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ऐसा नहीं। फेयर कमेंट मतलब आपने किसी बात पर अपनी राय रखी है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, ये कोई कमेंट नहीं ये, तो इसलिए ये आंसर नहीं सही होगा। Absolute privilege is statement made by the member of either house of the parliament in the house out the, जो एब्सोल्यूट प्रिविलेज होता है वो बेटा, वो इन द हाउस होता है, आउट द हाउस होता ही नहीं है। जो पार्लियामेंट के अंदर जब आप बोलोगे तब आपको एब्सोल्यूट प्रिविलेज का फायदा मिलेगा, बाहर जाके एमपी एक एमपी पर चार्ज लगा रहे तो वहां पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी गलत। अगला justification, it is another if the statement is substantially true and may not be mathematically accurate। justification of truth का मतलब ये पर्याप्त है, ये कंप्लीट है अगर स्टेटमेंट सब्सटेंशियली ट्रू है, पूरी तरीके से ट्रू है, एंड मे नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट, तो इसलिए आंसर थर्ड। ठीक, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर फोर्थ पे कंसेंट, प्लेंटिव हैज नॉट कंसेंट टू द पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी, प्लेंटिव हैज नॉट कंसेंटेड, प्लेंटिव ने कोई कंसेंटेड नहीं किया टू द पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड बाय द स्टेटमेंट। ठीक, प्लेंटिव हैज नॉट कंसेंटेड टू द पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स बाय द डिफेंडेंट, तो ये कोई नहीं, प्लेंटिव ने कंसेंट कर, नॉट कंसेंटेड की पब्लिकेशन के लिए, इसलिए सेकंड का फोर्थ नहीं है। तो आंसर इसका बेटा सही वाला हो जाएगा, थर्ड का सेकंड इज द राइट आंसर, करेक्टली मैच की बात हुई है। तो ये देख सकते हैं, फेयर कमेंट मस्ट बी एन ओपिनियन ऑन स्टेटमेंट ऑफ, इट इज अ डिफेंस व्हेन द ओपिनियन इज फेयर एंड ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है ये, और ये मैंने आप लोगों को बता दिया, एब्सोल्यूट प्रिविलेज जो है वो स्टेटमेंट कवर करता है जो हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, पार्लियामेंट के बाहर के स्टेटमेंट को नहीं करता है। अगला कहता है दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिफेंस इन डिफेमेशन इफ द जिस्ट और सब्सटेंस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला कहता है कंसेंट, द करेक्ट डिफेंस ऑफ द कंसेंट अराइज ओनली इफ द प्लेंटिव है। अब यहाँ पे करेक्ट डिफेंस जो कंसेंट का तभी अराइव होगा प्लेंटिव ने जब कंसेंट किया पब्लिक, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्गली फ्रेम्ड। अगला थर्ड, ठीक, अगला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉट नॉट रिलेटेड टू न्यूसेंस, ऐसा कौन सा टॉट है जो न्यूसेंस से रिलेटेड नहीं होगा, बेस्ड ऑन फिजिकल डिस्कंफर्ट और इंटरफेरेंस इन अनदर हेल्थ एंड सेफ्टी। ऐसा कौन सा टॉट है जो न्यूसेंस से रिलेटेड नहीं, जो फिजिकल डिस्कंफर्ट और इंटरफेरेंस विद अनदर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लाइट, इंजरी टू प्रॉपर्टी, नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉट इज नॉट रिलेटेड टू न्यूसेंस, ऐसा कौन सा टॉट है जो न्यूसेंस से रिलेटेड ही नहीं है, बताओ। तो देखो बात हो रही है ऑब्स्ट्रक्शन टू लाइट, इंजरी टू प्रॉपर्टी, नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर। अब कौन सा क्या हो सकता है, देखो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लाइट, लाइट आपको मिल रही है, लाइट को आपको लेने का एक बेसिक राइट है, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है, तो इट इज न्यूसेंस, बिल्कुल ये न्यूसेंस है। आपको राइट है न्यू लाइट को लेने का, लेकिन आपके घर को में लाइट के आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा, तो ये न्यूसेंस है। यहां पे हमें लिखा नॉट रिलेटेड टू न्यूसेंस, जो एक किसी के डिस्कंफर्ट की बात करता है। तो इंजरी टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को कोई इंजरी करना, तो ये तो न्यूसेंस नहीं हो सकता, अभी चेक करेंगे इसको।
नॉइस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का प्रॉपर मुझे अच्छी एयर लेने का राइट है, बट यू आर अनेबल, आप नहीं दे रहे हो। तो मतलब मुझे अच्छी एक साउंड प्रॉपर लेने का है, तो ये न्यूसेंस हो सकता है। पॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एयर भी न्यूसेंस हो सकता है। तो जो इंजरी टू प्रॉपर्टी है बेटा, वो ट्रेस पास होता है एक तरह से, या दूसरा चीजें होती है, लेकिन ये किसी भी हालत में न्यूसेंस नहीं हो सकता। इसलिए थर्ड का ऑप्शन नंबर सी हो जाए, टू हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ लाइट एफर्ट करता है कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इसलिए एक तरह का प्राइवेट डिफेंस है। इंजरी टू प्रॉपर्टी, डैमेज टू प्रॉपर्टी, ये कोई पर्सनल कंफर्ट या फिर हेल्थ इश्यूज नहीं है। नॉइस पॉल्यूशन एक डिस्टर्बेंस एंड डिस्कम्फर्ट की बात करता है, ये भी एक तरह से ठीक है। अगला बताओ, फोर्थ। फोर्थ बताइए। ठीक, चल अगला बताइए। नेग्लिजेंस मीन्स अ कंडक्ट विच क्रिएट अ रिस्क ऑफ कॉजिंग डैमेज अदर देन स्टेट ऑफ माइंड। रीजन एंड आर, the assertion A and reason R and answer by using the code given below। नेग्लिजेंस का मतलब है कोई कंडक्ट विच क्रिएट अ रिस्क ऑफ कॉजिंग डैमेज। नेग्लिजेंस का मतलब वो कंडक्ट है जो एक रिस्क लाता है कि हम डैमेज कर दे रहे, रादर देन स्टेट ऑफ माइंड। तो एक तरह का कंडक्ट है जो एक रिस्क बनाता है कि हम डैमेज हो जाएगा, रादर देन स्टेट ऑफ माइंड नहीं है। इट इज सेफ टू स्टार्ट द फर्स्ट बस बिफोर पैसेंजर कंप्लीटली। क्या ये सेफ है कि पैसेंजर बस के अंदर एंटर नहीं हुआ, बस स्टार्ट कर दी गई? तो इट इज रॉन्ग आंसर, देखा जाए तो ये गलत है। बस प्रॉपर नियम रूल क्या होता है, पहले पैसेंजर आराम से बैठे देन ओनली स्टार्ट। तो ये negligence means a conduct which create a risk of causing damage rather than state of mind। तो आपका फोर्थ का ए इज अ राइट आंसर। फोर्थ का ए इज अ करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। तो नेग्लिजेंस एक तरह से ऑब्जेक्टिव कंडक्ट है। इट फोकसेस ऑन वेदर अ रीजनेबल पर्सन वुड हैव बीन फोरसीन हार्म। इट इज negligence is based on objective conduct. It focus on whether a reasonable person would have been foreseen harm। रीजन आर मतलब इट इज सेफ एंड नेग्लिजेंट। ये सेफ अनसेफ है और नेग्लिजेंट है, ठीक है। स्टार्टिंग अ व्हीकल बिफोर अ पैसेंजर, व्हीकल को स्टार्ट करना पैसेंजर से पहले फुली इनसाइड कैन कॉज इंजरी, क्लासिक कोर ऑफ नेग्लिजेंट, इसलिए ठीक है। तो यहां पर आपका ये सही है, ठीक है। अगला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू रिमोटनेस। कौन सा ऐसा केस है बेटा जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज से डील ही नहीं करता है? बहुत ही सिंपल केस है। इसमें से देखो, जो केस है रिमोटनेस ऑफ डैमेज से डील नहीं करता। स्कॉट वर्सेस सेफर्ड तो डायरेक्ट डील करता है। री आर्बिट्रेशन बिटवीन रीपॉलीमर्स का केस है, ये थ्योरी ऑफ डायरेक्टनेस की डील करता है। सिरोस वर्सेस मोर नहीं डील करता है। ओवरसीज टैंक लिमिटेड ये हमारे रीजनेबल फोरसाइट की बात करता है, इसलिए ये सारे केसेस हैं। और इसको क्या वेगन माउंट बोलते हैं, इस तरीके से। तो फिफ्थ का थर्ड इज द राइट आंसर, रॉन्ग आंसर, ठीक है, नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा। जो ओवरसीज टैंकशिप केस है उसे वेगन माउंट केस कहें। तो स्टेट स्कॉट वर्सेस सेफर्ड कॉजेशन एंड रिमोटनेस की बात करता है, रीपॉलीमर्स टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की बात करता है, और ओवरसीज टैंकशिप के ये रीजनेबल फोरसाइट की बात करता है। और सीरियस वर्सेस मोथ किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नॉट अबाउट द रिमोटनेस ऑफ डैमेज। अगला बताइए। As per the Supreme Court in Oleum gas leak case, the nature of duty, जो ड्यूटी एक एंटरप्राइजेस को, जो कंपनी को दी गई है, इंगेज इन अ हैजार्डस इंडस्ट्री पोजिंग अ पोटेंशियल थ्रेट टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ पर्सन रेसाइडिंग इन द सराउंडिंग एरिया इज, कौन सी ड्यूटी है?
A. Inherent duty. B. Imperative and non-derogable duty. C. Absolute and delegable duty. D. Resolute duty. E. Absolute and non-delegable duty. तो नेचर ऑफ ड्यूटी जो एक एंटरप्राइजेस पे लगाई गई है वो कौन सी ड्यूटी है? एक इनहेरेंट ड्यूटी है, इंपरेटिव ड्यूटी है, एब्सोल्यूट ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी? इनहेरेंट ड्यूटी तो नहीं हो सकती है एक तरह से, इंपरेटिव भी ड्यूटी नहीं, एब्सोल्यूट नहीं। एब्सोल्यूट के साथ तो है लेकिन डेलीगेबल, एब्सोल्यूट ड्यूटी तो है एक एंटरप्राइजेस पर। एक मतलब यहां बात हो रही कौन सी ड्यूटी एक एंटरप्राइजेस पे लगाई जाएगी अगर वो हमारे इंसानों की सेफ्टी और थ्रेट से बचाने की कोशिश में है, तो एक इनहेरेंट ड्यूटी है। इंपरेटिव तो ड्यूटी इंपरेटिव नहीं, नॉन डेरोगेबल है हाँ, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर आंसर देखें तो इसका हो जाएगा एब्सोल्यूट। पूरी पूरी आप एंटरप्राइजेस पर है कि उसे लोगों को नुकसान से बचाना है, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। और ये डेलीगेट नहीं कर सकते कि फर्दर हम इसको डेलीगेट कर देते, नहीं, ये नॉन डेलीगेबल। तो इसमें देखा जो सिक्स का बेटा ई ऑप्शन सही है, दैट इज सिक्स का ई थ्री ऑप्शन इज राइट आंसर। केस का नाम है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 केस, जिसको हम लोग ओलियम गैस लीक के नाम से आते हैं। लीक ऑफ टॉक्सिक ओलियम गैस, जो टॉक्सिक ओलियम गैस है उसका लीक हो रहा है फ्रॉम केमिकल प्लांट इन दिल्ली। कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो एंटरप्राइजेस हैजार्डस इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, खतरनाक काम में लगे हुए हैं, उनकी एक एब्सोल्यूट ड्यूटी है, नॉन डेलोगेबल ड्यूटी कम्युनिटी की तरफ। ये ड्यूटी स्ट्रिक्ट है, लाइबिलिटी अराइजेस इवन विदाउट, लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी नेग्लिजेंस के बिना, एंड कैन नॉट शिफ्टेड टू अनदर पर्सन और एजेंसी। ठीक है, अगला बताओ। Which of the following statement are correct in context of rule let down in the case of Raylan versus Fletcher? In case of Raylan versus Fletcher, अब बताइए। रैलन वर्सेस फ्लेचर आप सभी को याद होगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के नाम में यूज होता है। तो बताइए, रैलन वर्सेस फ्लेचर में देखिए क्या हुआ था कि एक ऐसी चीजें थी जो किसी की प्रॉपर्टी में करी गई, स्टोर करी गई, लेकिन वो हट गया, वहां से निकल गया, तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम ये हो गई। तो क्या एक रूल वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हमारे कोर्ट ने बनाया। तो वहां बात हुई सम डेंजरस थिंग मस्ट हैव बीन ब्रॉट बाय अ पर्सन। रैलन वर्सेस फ्लेचर के लिए ये हुआ कि कब हम लोग लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का राइट क्रिएट करेंगे, कब क्रिएट करेंगे? जब कुछ डेंजरस थिंग उस पर्सन या किसी पर्सन के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी में लाई गई है। थिंग ब्रॉट और केप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड। ठीक। इट मस्ट नॉट बी अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, ये एक नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड होना चाहिए। थिंग ब्रॉट अ केप्ट बाय अ पर्सन लैंड इन एस्केप, जो उसने चीजें रखी हैं वो निकल गई हैं, वापस रिलीज आउट, मतलब वहां से निकल गई हैं। और इट मस्ट बी अ नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड। तो बेटा अगर हम लोग प्रॉपर अगर एलन वर्सेस फ्लेचर के नियम में जाएंगे तो यही था पहला, सम डेंजरस थिंग, कोई एक डेंजरस थिंग कोई अपनी प्रॉपर्टी में लाया है। थिंग ब्रॉट और केप्ट बाय अ पर्सन, तो यहां पे तो ये ऑलरेडी हो गया ना, कुछ डेंजरस थिंग। तो प्रॉपर अगर ये ना होता तब ये आंसर होता, लेकिन यहां प्रॉपर लिखा है सम डेंजरस थिंग मड बाय, मस्ट मेड बाय, मस्ट ब्रॉट बाय, कोई एक पर्सन के द्वारा लाया गया है, इसलिए ये नहीं होगा। इट मस्ट नॉट बी अ नॉन नेचुरल, नहीं, ये भी गलत है। ये होना चाहिए इट मस्ट बी अ नॉन नेचुरल, ये कह रहा है नॉन, नॉट बी अ नॉन नेचुरल, मतलब एक नेचुरल यूज है, तो आंसर होना चाहिए नॉन नेचुरल यूज ऑफ द लैंड, ये हो जाएगा। थिंग ब्रॉट अप केप्ट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड, जो थिंग लाई गई है चीज को स्केप कर गई है वहां से, इसलिए ए डी एन ई इज द राइट आंसर, ए डी एन ई। तो सेवन का फोर्थ इज द राइट आंसर, ए डी ई ओनली। ठीक है, क्लियर। So the some dangerous thing murder, these rule apply if the person brings something dangerous, वो कोई चीज dangerous thing अपनी प्रॉपर्टी में लाई है। The thing must escape from the land and cause damage. It must be natural. The use of the land must be non-natural, beyond arbitrary or domestic use. ठीक है, अगला बताइए।
विच कौन कौन से जो प्रिंसिपल है वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर दिया गया। देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या है? प्रॉपर्टी, वही जो मैंने अभी एलन फ्लेक्चर में वही नियम होता है। अब उसके एक्सेप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? एक्सेप्शन लेना चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं, अचानक से इतनी बारिश हो गई, मतलब आज तक 100 साल में इतनी बारिश नहीं हुई, इट इज अ वेरी हैवी रेनफॉल, ये एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है। बिल्कुल सही बात। अब प्लेंटिफ, जिस मेरी खुद की कंसेंट थी, जो जिस केस फाइल कर रहा है उसने अपनी मन से लाया और कोई नहीं लाया, वो अपने खुद मन से लाया, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, ये हो सकता है। बिल्कुल सही। इंटेंशन ऑफ द डिफेंडेंट, से डिफेंडेंट पर केस कर रहे हो तो कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, जो केस कर रहा है जो उसने खुद ही कंसेंट दी थी। आप केस कर रहे हो कि मुझे नुकसान हुआ, क्योंकि आप डिफेंडेंट साहब ने अपनी प्रॉपर्टी में ये चीज इकट्ठा करी, तो डिफेंडेंट साहब प्ली लेंगे कि कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ की कंसेंट से मैंने ये काम, प्लेंटिफ ने परमिशन दी थी, इसलिए कोई मेरी गलती नहीं। थर्ड पार्टी से यहाँ कोई मतलब नहीं। और थर्ड पार्टी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, ये मेरी कोई गलती नहीं, थर्ड पार्टी ने जबरदस्ती ऐसा किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ माइनॉरिटी यहाँ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ विल बी योर आंसर, थर्ड का सेकंड विल बी योर आंसर। तो एक्ट ऑफ गॉड, ये मेरी गलती नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज है, प्लेंटिफ ने खुद ही एग्री किया था, ठीक है, इस तरीके से। अगला बताइए, नाइन्थ। सॉरी, नाइन्थ बताओ बेटा। देखो बेटा, देखो बेटा, अगर हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एक बड़ा ही फेमस केस आप सभी को याद होगा, निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। तो ये आपका एक्ट ऑफ गॉड से डील कर जाएगा, तो ये यहाँ रिलेट कर गया, ये बड़े ही फेमस केसेस है। और एक हॉर्म्स वर्सेस मैथुर है, ये आपका इनएविटेबल एक्सीडेंट से डील कर रही है। तो इसी से ही आपके मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर आप लोग देखें, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड, हाँ ये देखिए ये ऑप्शन है। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं मार्सली डॉग, ये वाइकेरियस लाइबिलिटी, और मेट्रोपॉलिटन एसाइलम डॉक्टर, ये आपका स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से डील करता है। तो ये आपका एक्ट ऑफ गॉड, यहाँ पे अनक्लेडेड फ्लड, बहुत भयंकर फ्लड आ गया था जिससे डैमेज हो गया, तो मेरी कोई गलती नहीं, नेचुरल इवेंट था। हॉर्सेस रैन वाइल्ड डिस्पाइट द कार, ठीक है। डी, which of the following is our exceptions to the rule of strict liability recognized in the Rallian versus Fletcher? कौन सा एक्सेप्शन इस केस में हेल्ड किया गया है? Which of the following is our exception to the rule of strict liability recognized by the Rallian versus Fletcher? तो इसमें देखो, डिपेंडेंट का डिफॉल्ट, तो डिपेंडेंट की खुद ही गलती है, तो ये कोई एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब कौन कौन से, रैलन वर्सेस फ्लेचर के केस में कौन कौन सा एक्सेप्शन डील किया, ये तो एक्सेप्शन ही रिस्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का है ही नहीं, ये हट गया। एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक। और देखते हैं, कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये जनरली एक्सेप्शन है लेकिन रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, लेकिन देखा जाए तो ये रैलन वर्सेस फ्लेचर के केस में नहीं दिया गया है, ये दूसरे कोई केस में दिया गया है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की स्टैट्यूट ने ऑलरेडी आपको परमिट कर रखा था, तो इसलिए सेकंड और फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ये फोर्थ, ठीक है, ठीक है। तो डिपेंडेंट डिफॉल्ट तो है ही नहीं, एक्ट ऑफ गॉड ये मिलता है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिलता है। कंसेंट ऑफ थर्ड पार्टी देखा जाए तो वैग्यू है, इज नॉट स्टैंडर्ड एक्सेप्शन, स्टैंडर्ड एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन आज भी अलग से केसेस में अलग से एक जगह पर, कुछ जगहों पर दिया गया है, तो इसलिए बेनिफिट मिले। लेकिन रैलन वर्सेस फ्लेचर में ये नहीं डील किया गया, ये बात याद, ठीक। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा ये चैनल है, मंडे टू फ्राइडे 5 PM आप सभी के साथ क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में ला रहा हूं।
जो और हमारे जो जियारा बटा जो मेन चैनल है वहां पर आपके साथ मैराथन आती है। आज हम लोग फिर 7 PM मैराथन लाएंगे, एक क्लास फ्लो चार्ट वाली, पूरी क्लास फ्लो चार्ट माइंड मैप तरीके से आप सभी को तैयारी करानी है और पूरा आपको बहुत अच्छे से मजे से पढ़ना है उसमें। और आई होप आप सभी आएंगे और उसमें एनरोल हो जाएंगे। उसमें एनरोल का फ्री क्लास है, 11 बड्डा पे आइएगा, 7 PM मिलते हैं उसमें, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है आपके साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए। चलिए ठीक है, बाय। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।